से फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आवाज़ रात गुलशन इकबाल पार्क में इस वक्त खड़ा हूँ। मेरे पीछे वो जगह है जहाँ पे कल एक अंधोनाक वाक़े में 72 लोग ज़िंदगी की बाजी हार गए। उनमें 23 बच्चे भी शामिल थे और ऐसे ख़ानदान भी थे जो पूरे का पूरा ख़ानदान इस दुनिया से रुखसत हो गया। और ऐसे जोड़े भी थे कि जिनकी शादी को अभी 1-1.5 माह गुजरा था, लेकिन वो भी ज़िंदगी की सरहद पार कर गए। आपको इस वक्त खून के धब्बे नज़र आ रहे हैं, आपको खून के लोथड़े भी नज़र आ रहे हैं, आपको जिस्म की बाकियात भी नज़र आ रही हैं। आपको ये सुर्ख बाटरी के बाल्टी है, उसके साथ आप मुलाहिजा कीजिए एक जगह है, यहाँ पे वो खुदकुश हमलावर खड़ा था और उसने 6:40 पर अपने आप को ब्लो अप कर लिया, जिसके बाद यहाँ पे लाशें, जख्मी और खून के अलावा कुछ नहीं था। यहाँ से उसका सर उड़ के उस दरख्त पर गया और आज सुबह पुलिस ने उस दरख्त से उसका सर उतारा। यहाँ पे आपको बोतलें भी नज़र आ रही हैं, यहाँ पे आपको रैपर्स भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको कप भी नज़र आ रहे हैं। ये वो कप थे जो कल बच्चों ने थाम रखे थे, ये वो बोतलें थीं जो उनके वालिदैन ने अपने हाथों में उठा रखी थी ताकि उनके बच्चे इस पिकनिक को एंजॉय कर सकें। आपको नज़र आ रहा है कि इसके बिल्कुल पीछे एक झूला है और इस झूले पे कल बच्चे बैठे हुए थे और उसमें बेशुमार ऐसे बच्चे भी थे जो झूले के ऊपर ही इस ज़िंदगी की सरहद से गुजर गए। एक अंदोनाक वाक़या पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कोई वाक़या पहले नहीं हुआ। इसे लाहौर की तारीख का सबसे अंदोनाक वाक़या भी करार दिया जाता है कि एक ही हमले में 72 लोग जान से चले गए और उनमें बच्चों की तादाद कसीर तादाद में थी। ये एक ऐसा वाक़या है जिसको हम भुला नहीं सकेंगे। कल का दिन पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा रहेगा। ये खून के वो धब्बे हैं जिसे शायद हम अपनी तारीख से कभी भी खारिज ना कर सकें। अगर ये खारिज हो भी गए तब भी इन झूलों के ऊपर जो खून के निशान हैं, ये निशान हमेशा जिंदा रहेंगे। जब भी कोई वालिद अपने बच्चे को लेकर आएगा या कोई वालदा अपने बच्चे को लेकर आएगी और इस झूले पे बिठाएगी और ये झूला चलेगा, तो उसको वो दिन ज़रूर याद आएगा कि जब एक जालिम ने इस पार्क में बच्चों के ऊपर हमला करके उन बच्चों को ज़िंदगी के सरहद से बाहर फेंक दिया था। और ये भी एक हकीकत है कि बच्चे वो असासा होते हैं जिनको दुनिया का कोई जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये सिर्फ इंसान की शक्ल में एक ऐसा दरिंदा है कि जो बच्चों को भी नहीं बख्शता, वो बच्चों को भी मारते हुए देर नहीं लगाता। कल के वाक़े ने ये साबित कर दिया कि हम लोग जानवरों से गए गुजरे हैं और हमें देखकर शायद जानवरों को भी शर्मिंदगी हो जाए, वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि काश इस सरजमीन पर इंसान ना होता, जानवर ही काफ़ी थे, वो कम से कम बच्चों को नुकसान तो नहीं पहुंचाते। एक तुक भरी दास्तान है और ये दास्तान इस ज़मीन के चप्पे चप्पे पर लिखी है। आपको उनके ये धब्बे नज़र आ रहे हैं, हर धब्बा एक दास्तान है, हर दास्तान के पीछे एक ख़ानदान है और हर ख़ानदान के अंदर इस वक्त लाशें पड़ी हैं उनके प्यारों की, उनके बच्चों की, उस बाप की जो अपने बच्चे को इस पार्क में लेकर आया था, अपने बच्चे को इसलिए लेकर आया था कि वो पिकनिक मना सके, वो खुश हो सके। वो खुश होने वाले बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। दुखी दिल के साथ एक छोटी सी ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद आज का प्रोग्राम यहीं से होगा और हमारे साथ कुछ सियासतदान होंगे, उनसे ये सवाल करेंगे कि आखिर जिम्मेदार कौन है, आखिर इस मुल्क में मासूम शहरियों को ज़िंदगी की ज़मानत किसने देनी है। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। फसाद गुलशन इकबाल पार्क में खड़ा हूँ, पीछे मंजर आपको नज़र आ रहा है। वक्फे के बाद दोबारा आपके सामने हाजिर हैं। ज़हीम कादरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हाफिज़ सलमान भट्ट साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, जमात इस्लामी के साथ ताल्लुक रखते हैं, लाहौर से भी इनका ताल्लुक है, ये शहर है इनका। हमारे साथ खुर्रम भट्टू साहब तशरीफ़ रखते हैं, वो आपको इस वक्त कैमरे में नज़र आ रहे हैं। उज़मा बुखारी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, लेकिन
यहाँ पे एक माँ की हैसियत से वो तशरीफ लाई हैं। कल जितनी खवातीन इस हादसे का शिकार हो गई और जितने बच्चे शिकार हुए वो भी आपके सामने हैं। साथिया सुहेल साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। ज़हीम कल से ये फरमाइएगा जिम्मेदार कौन है इसका, जिम्मेदार कहाँ से तलाश करेंगे? हाँ, ये बहुत मुश्किल और बड़ा ज़रूरी सवाल है शाही साहब। मैं समझता हूँ कि कोशिश, काविश, मेहनत तो अपनी जगह, बहरहाल ये जालिम तो तलाश करना पड़ेगा और मेहनत हो रही है, काम भी हो रहा है। असल मकसद ये है कि वो फैसिलिटेटर्स, वो आलाकार जो इन लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, इनको यहाँ तक पहुँचाते हैं, इनको लॉजिस्टिक्स सपोर्ट्स देते हैं, उनको पकड़ा जाए। काम हो रहा है। नहीं सर, नेग्लिजेंस भी है ना। Negligence है, बिल्कुल नहीं। मैं ये देखिए हमजा शहबाज साहब के घर की सिक्योरिटी के लिए 35 लोग हैं, इतना बड़ा पार्क है, उसकी सिक्योरिटी के लिए 4 लोग थे, वो भी ट्रेन नहीं थे। और जब आप, इसका मतलब ये हुआ ना कि लोगों को आपने बताने के लिए छोड़ा हुआ था दूसरे गेट पे गाड़ी की मौजूदगी, लेकिन 12 लैब्स तो है ना। मैं कोई भी जस्टिफिकेशन दे लूँ, यहाँ 250 लोग भी होते हैं, 250 पुलिस वाले होते और ये आदमी ये कर लेता तो कोई वो 250 भी जस्टिफाई तो नहीं थे ना। देन इट इज नॉट देयर। फिर मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सर हमारा दावे बहुत है ना, हमारे दावे ये है कि हमारी सीक्रेट एजेंसी दुनिया की बेहतरीन सीक्रेट एजेंसीज हैं। हम लोगों की नसों का अंदाजा लगा लेने को उसमें खून कितना है। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी हमने बड़ा कमाल कर दिया, इंडिया के बॉर्डर पे भी बहुत कमाल कर दिया। 1.5 साल से पंजाब में अल्लाह के फजल से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। CTT जब से बना हमने अपनी फोर्स खड़ी की, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग दी। उन्होंने अभी परसों 5 लोग गिरफ्तार किए जो आए थे, उनके साथ उनके पास बेबहा असला और गोला बारूद था जो अनर्थ हुआ। इस तरह के सैकड़ों केसेस हल किए पिछले चंद हफ्तों में उन्होंने। मैं नहीं कह रहा था साहब कि हमने यहाँ पे सब कुछ ठीक कर लिया है। ये लफ्ज तो टर्की और बेल्जियम में भी हो जाता है। देखिए दावे बहुत है ना, दावे हमने जो को देखिए कल जब ये हादसा हुआ तो 1.5 साल कुछ नहीं हुआ तो जख्मी उठाने के लिए यहाँ पे लोग नहीं थे, एम्बुलेंस बड़ी ताखीर से आई। यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी गाड़ियों में जख्मियों को लेके जाते रहे, लोग मोटरसाइकिलों पे साइकिलों पे बिठा के जख्मियों को उठा के लेके जाते रहे। तो वो एम्बुलेंस सर्विसेज कहाँ थी, अस्पतालों का अमला कहाँ था, और इसके अलावा वज़ीर आला साहब कहाँ थे? वो सारे वो सही शाम में गायब रहे, वो नजर ही नहीं आए किसी को। सर वज़ीर आला ने 7:30 बजे पहली मीटिंग बुलाई लॉ एंड ऑर्डर की। उसके बाद उन्होंने हर बंदे की ड्यूटी चेक की। मैं खुद सर्विसेज में मौजूद था। हर जगह 2 मिनिस्टर्स और 5 MPs मौजूद थे। तमाम लोग हेल्प डेस्क बनवा रहे थे, कैंप्स लगाए हैं, आप चल के देख लीजिए। अपनी कारकर्दगी और खून अवेलेबल जहाँ था किया, फ्री मेडिसिन को मेक श्योर किया। देखिए रेस्क्यू का काम जो होता है ना इस तरह की जगह पे साहब, वो एक बड़ा फिर टास्क होता है, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं नहीं कहता कि बेहतरीन हुआ सब कुछ, लेकिन उस रेस्क्यू के काम को 1-1.25 घंटे में मुकम्मल करना एक काफी जो हिम्मत और हौसले की बात है। आप सब ये आप फरमाइएगा कि आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट की भी कोई जिम्मेदारी थी और सिर्फ ये दहशतगर्दों को हम जिम्मेदार ठहरा के तो अपनी कौम को, अपनी रियासत को, अपनी हुकूमत को बरीजुमा नहीं करार दे सकते? देखिए पटेल साहब, बुनियादी तौर पर तो जो दुश्मन इस मुल्क को चलता हुआ नहीं देखना चाहते, अंदर हो या बाहर हो, बुनियादी तौर पर तो वो जिम्मेदार है। लेकिन इसकी प्रिवेंशन की जिम्मेदारी जो है वो तो हमारी एजेंसीज पर है, हमारी हुकूमत पर है। तो अगर वो अपना काम पूरा नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि वो भी इसकी जिम्मेदारी में शरीक हो गए हैं। फिर उसके बाद कैपेसिटी की बात है, अगर कोई वाकया हो जाता है तो पूरी दुनिया के अंदर हमने फिरे हैं, मगरब में भी मशरक में भी 5 मिनट के वक्फे के साथ लोग पहुंचते हैं। 5, 7, 10 मिनट के वक्फे पर जो रेस्क्यू के अदारे हैं वो पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ ये कैपेसिटी नहीं है, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम ये, और कोई उसको डेवलप करने की सोच ही नहीं रहा, कोई उसके बारे में तवज्जो नहीं दे रहा। अब देखिए दूसरा दिन है हाफिज साहब, हमें अभी तक मालूम नहीं है कि कुल जख्मी कितने हैं और हलाकशुदगान के बारे में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं। आप देखिए यहाँ से कैपेसिटी की बात यह है कि यहाँ से वो कहाँ पहुंचा है। 8-10 किलोग्राम अगर वेट उठा के गया है तो कुछ ना कुछ तो आंख जो पहचानने वाली होती है एजेंसियों की, फोर्सेस की, वो देखते थे आदमी कैसे चल रहा है। जैसे 10 kg वजन उठाया हुआ तो उसका चलना मशकूक है। यहाँ पर गेट्स होने चाहिए जिस पर कल यानी बच्चों और औरतों की जो हालत कल हम मीडिया पर देखा नहीं जाता था। हम बाल बच्चेदार हैं और हम हमारी बहनें, बेटियां, हमारे पोते, नवासे वो हम खिलाते हैं अपने हाथों में। तो ये मतलब
मतलब कैपेसिटी नहीं डेवलप हो रही है हमारी कौम। ये आफत है, इसको आसमानी आफत समझे, इसको दुश्मन का मुसलसल हमला समझे, इसको जो भी समझे उसके मुकाबले कोई ना कोई हमें मैकेनिज्म तो बनाना है ना, कोई चीज तो तैयार करे, मैकेनिज्म, कोई एजेंसी, कोई मामला। कभी जब ये वाकया हो जाता है नहीं रोक सकते, ठीक है, लेकिन उसकी फिर रेस्क्यू के लिए तो कोई सिस्टम होना चाहिए। सादी साहब फरमाइएगा, आप क्योंकि खुद खातून भी हैं, माँ भी हैं, आप खुद फरमाइए कि जब इस किस्म के वाकयात हो जाते हैं और पिछले 10 साल से मुसलसल हो रहे हैं, तो हमारी रियासत ने आज तक क्या सीखा है? हमने कहाँ सिस्टम बनाया है? अस्पतालों में वो इमरजेंसी की सूरत होती है तो ऐसा लगता है कि अस्पताल इमरजेंसी में चला गया कि बजाय इसके कि वो जख्मियों को देखे। तो ये क्यों नहीं बना रहे जी मैकेनिज्म अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फिर जो कल खाना हुआ, हम खुद भी अपनी गाड़ियों में लाशें उठा के रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ तो रेस्क्यू का आप बात करते हैं 1122, उसकी तो ये हालत है कि उसकी गाड़ियाँ कितनी कम पड़ गई हैं, गाड़ियाँ नहीं, फैसिलिटीज़ नहीं है, फंड नहीं है गवर्नमेंट के पास कि अखबार में इश्तेहार देकर उनके लिए खैरात और ज़कात मांगी जा रही है। और दूसरा, एक आपने कुछ दिन पहले बलूचिस्तान से इतना बड़ा रॉ का ऑफिसर पकड़ा और इसके बाद आपको पता था कि इसके साइड इफेक्ट्स आने हैं। और एक कल दिन भी ऐसा था जो हमारे अक़लियती लोगों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, और ऐसे ही वो दिन चूज करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल में रियासत जितने भी बहाने बना ले, हमारी एजेंसीज जितनी भी बातें कर लें, हमारे इदारे खुद को जितनी भी जस्टिफिकेशन दें, वो इस पर पूरे नहीं उतरते। इतने बड़े इंसिडेंट, इतना बड़ा आपने पकड़ा बंदा, नाम नहीं ले सकेगी एक दबंग तरीके से हमारे हुकूमत कि ये रॉ का एजेंट है, इंडिया का गिरबान पकड़े कि ये मुदाखलत, हमारे बच्चे मर रहे हैं। हमने कल लाशें उठाई हैं, वो बच्चा मेरा भी था, उस्मा का भी था, वो ज़हीम कादरी का भी था। वो हम पार्टियों से अब होके सोचे, वो पाकिस्तानी थे, वो पाकिस्तानी थे, हम सब के थे। लेकिन हम सिर्फ अगर यही हुज्जतें करते रहेंगे, खुदा के लिए हमें कौम की हैसियत से बिहेव करना होगा, हमारी प्रायोरिटी सेट करनी होगी। हुकूमती बिल, पॉलिटिकल बिल चाहिए सबसे पहले। दूसरा ये कि आपका दुश्मन आपके सामने है, उसकी खुले अल्फाज में निशानदेही करें, डरे ना किसी से, सिर्फ अल्लाह से डरे और निशानदेही करें कि जिसका आपने इतना बड़ा एक अफसर पकड़ा। और हमारे वज़ीर आज़म का जो बयान आना चाहिए था वो बयान नहीं आया। चौधरी निसार साहब का अच्छा बयान आया, तो खुश हुआ, दिल खुश हुआ। अपने दुश्मन को पहचाने, अंदर के भी और बाहर के भी। जो इस टाइम पंजाब में 35 मदरसे ऐसे हैं जो रॉज को फंडिंग कर रहा है। जब तक ऑपरेशन आप पंजाब में लेके आए, उन अदारों को करें। जब तो इसका मतलब बहुत टाइम होता है सियासी गुफ्तगू करने का, एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालने का, वो हम करते रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कम से कम कोई मौका तो छोड़ दें सियासत करने का। अब देखिए ना, बहुत सारी बातें हैं, मतलब बादशाह खान यूनिवर्सिटी का विद नेम, मतलब और सिक्योरिटी एजेंसीज ने दे दिया, रिटन प्रूफ दिया कि यहाँ पर होने वाला है। तो मैं कह सकती हूँ ना कि भाई आपने वहाँ क्या किया, लेकिन मैं नहीं कहना चाहती, इसलिए कि ये एक जंग है, एक जंग लड़े हैं हम, और दुश्मन का जहाँ बस चलता है वो अपना वार करता है, हमें तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल ये आपकी बात कही कर रही हूँ मैं। जो अभी रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 की बात की, इत्तेफाक से मैं उस वक्त कहीं से गुजर रही थी उसके ऊपर से, और जितनी भगदड़ मच गई, जितना वो उसकी वजह से कुछ 13 मिनट की ताखीर से पहली जो है रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 पहुंची, उसको और मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। लेकिन ये कहना कि जो हुआ ही कुछ नहीं, तमाम जो हमारी इंतजामिया है और इवन पार्टी के मेंबर जो हैं, हमने किसी का एहसान नहीं किया, ये हमारी ड्यूटी है। मतलब हम भी कह सकते हैं फलाने फलाने वाक़े पे फलाना फलाना कहा था, लेकिन ये नहीं कहा जाना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी थी। और वो हमने महसूस की 3 जगहों पे जो है वो ऑपरेशन हो रहे हैं। यानी हमने जो मुजफ्फरगढ़ का जो एक जो निकला ID कार्ड, उसके ऊपर भी मतलब ये नहीं है कि हम सो रहे हैं वो, लेकिन आपने अगर पॉइंट स्कोरिंग करनी है कि जी पंजाब को आप साबित कर दें कि यहाँ दहशतगर्दों के सेलर से किसी का फायदा होता है, तो बहुत खुशी की बात है, फिर आप साबित करें। मतलब अभी ये कहना सादिया बीबी का कि इनको मालूम है कि वो 34 मदरसे जो है वहाँ पे फंडिंग हो रही है, जिम्मेदारी है, मीडिया में है, नेशनल ड्यूटी है कि इनको वो नाम शेयर करने चाहिए। आपको नाम मालूम है वैसे वहाँ पर जाकर मीडिया की रिपोर्ट है, उससे मैं बात कर रही हूँ, जिसमें अखबारों में रोज लिखा आ रहा है। ये बातें करना, उस्मा बीबी अगर इस टाइम सवाए के जवाब दे रही है ब्लेम करने के, ये बात मैंने तो सिंपल आपको बात किया है, इस टाइम जरूरत है कि बहसियत कौम बिहेव किया जाए, बहसियत कौम बिहेव करे, क्योंकि जो मरने वाले थे वो मेरे
किसी पार्टी के नहीं थे, वो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी हम सारे हैं, हम सबके बच्चे, हम सबके लोग। ये माइक खुरम साहब खुरम साहब ये फरमाइएगा कि एक अजीब सा फिनोमेना है कि जब भी इस किस्म का कोई वाकया होता है तो दहशतगर्द फौरी तौर पर जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं, वो ये कहते हैं हमने किया है, लेकिन हुकूमत को जिम्मेदारी कबूल करने में दिन लग जाते हैं, हुकूमत कहाँ गायब हो जाती है जी चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौके पे प्रोग्राम किया और सारे सीन्स वगैरह भी आपने देखे हैं, हम लोगों ने भी देखे हैं। यकीनन इससे बड़ा सान्या पाकिस्तान की तारीख में पहले भी हुए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सान्या है और तमाम जो लोग हैं, तमाम बच्चे, ख़वातीन, तमाम पूरी कौम जो है वो इस वाक़े की पुरजोर मज़म्मत करती है। यकीनन इसमें जो आपने बात की है कि एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल जो है वो होना चाहिए। अभी तक जो है वो जैसे आपने बात की कि इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि एग्जैक्ट कितने जख्मी हैं, कितने हलाक हो गए हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल्स में कितने लोग गए हैं। जो आपके ऐसे मौक़ों पे हमेशा एक JIT बना दी जाती है, ऐसी कई JITs बनी हैं, लेकिन उन JITs की रिपोर्ट्स से जो है वो आज तक आवाम जो है वो बराबर नहीं हो सकी कि उनके रिजल्ट्स क्या आए हैं। तो अभी इसकी भी JIT बन जाएगी। ये नहीं देखा जाएगा कि एक दहशतगर्द जो है, ये दीवारें आप देख लें, ये गेट आप देख लें, आप ये इसका सिक्योरिटी कैमरास देख लें, सिक्योरिटी कैमरास देख लें। दुनिया का पास देखिए कोई सिक्योरिटी कैमरास नहीं है। नहीं, देखिए चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि आप बिल्कुल ब्लेम करें गवर्नमेंट को, आपको जो हमारी कहीं पे आपको कोताही नजर आए हम जवाब, लेकिन दीवारें, मुझे ये बताइए चौधरी साहब, कोई पार्क बता दें दुनिया का कोई एक जहां पर किले जितनी दीवार हो। ब्रसेल्स के अंदर, पेरिस के अंदर, ब्रसेल्स और पेरिस के अंदर भी वाकयात हुए, क्या उनके पास? देखिए मैं चौधरी साहब, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि किलों जितनी दीवारें पार्कों की कभी नहीं हो सकती। हमारे तो जो स्कूल हैं, अब तो हमने उनको भी किले बना दिया है। सो अगर आप ये किले बनाकर भी, मतलब आपको अगर लगता है कि पर्पस हेल्प तक दुनिया में कभी नहीं होता, लेकिन इसको मजीद बेहतर किया जाना चाहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख़ासत ये बात 100% दुरुस्त है कि ये कौम हालत जंग में है। ये भी दुरुस्त है कि 20 करोड़ लोगों को फैसिलिटीज, सिक्योरिटी फ्राहम करना हुकूमतों के बस की बात नहीं है। ये भी बात दुरुस्त है कि इतने डॉक्टर्स नहीं हो सकेंगे, नर्सेज नहीं हो सकेंगी, मेडिसिन नहीं हो सकेंगी, हेलीकॉप्टर भी नहीं हो सकेंगे, एम्बुलेंसेज भी नहीं हो सकेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब हम 10 साल से 15 साल से हालत जंग में हैं, तो हमने हिकमत अमली क्या बनाई है और फ्यूचर में हम क्या करेंगे? फ्यूचर में हम किस तरह अपने इन पार्क्स को, इन स्कूलों को, इन कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को कैसे बचाएंगे? और तो आपके ज़हन में आता है कोई आइडिया कि किस तरह प्रोटेक्ट किया जा सकता है कौम को, किस तरह एजुकेट किया जा सकता है? फॉरेन पॉलिसी होती है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी होती है और इस वक्त मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से कोलैप्स कर गई है। आप इंडिया के साथ इंडिया बढ़ा रहे हैं। आपका क्या जवाब बनता है कि आपको पठानकोट अपनी टीम भिजवा रहे हैं? आपके इंडिया ने कभी ऑफर किया है कि नहीं हम आपके वाकयात में अपनी टीम भेजेंगे? वाई यू आर सो पॉलिटिक? आप क्यों इस तरह से कौम के उनके जज्बात के साथ खेल रहे हैं? आपके मुल्क में इतने वाकयात हो गए, क्या कभी इंडिया ने ऑफर किया है कि नहीं हम आएंगे? बात यह है कि एक जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया था उसको आपने पंजाब से आउट कर दिया। हिफाजत कैसे होगी? यहाँ पे रेंजर्स की समरी जो है आपके CM साहब की टेबल पे 2 महीने से पड़ी है, आज तक क्यों नहीं उसको मंजूर किया गया? तो आप ही चाहते हैं कि रेंजर्स आए बेसिकली? पंजाब के लिए असूल और नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि KPK में और सिंध में और बाकी जगहों पे असूल और हो, सिक्योरिटी मेजर्स और हो। पंजाब की तजवीज ये है कि यहाँ पर रेंजर्स आए और उससे कंट्रोल हो जाएगा। इस हवाले से लाजमी रेंजर्स आनी चाहिए। सिक्योरिटी का जो नेटवर्क है, आप देखिए कि ये डॉल्फिन पुलिस कराते हैं भाई, आप खाने को क्यों नहीं मजबूत करते हो? जो आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क होना चाहिए, जहाँ से आपको ग्रास रूट लेवल से इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस की मिल सकती है। तो आपने बुनियादी ढांचे को छोड़ दिया। साहब बात उनकी दुरुस्त है, आप नए पुलिस बना रहे हैं, पुरानी पुलिस के पास छड़ी भी नहीं है। जो है उसको बंद करें और जो थाना सिस्टम है, जो आपने एजेंसी IB जो है वो क्या काम कर रही है? IB विंडिक्टिवनेस का काम कर रही है और सिर्फ सियासतदानों के पीछे लगी। IB भी उसके पीछे लगी है और आपके बाकी देखिए वो इस सब का कहना है कि पुलिस सिर्फ आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है, वो आम आदमी के पास टाइम ही नहीं है। देखिए अर्ज है, एक तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया से पीने बढ़ा रहे हैं। इंडिया टीम भेजने का मकसद कहीं ये नहीं था कि हम कोई उनसे पीने बढ़ाने के लिए टीम भेज रहे हैं। हम उनके मुंह पे वो चपत मारना चाहते हैं जो उन्होंने हम पे इल्जाम लगाया, हम साबित करेंगे कि वो गलत इल्जाम है। पठानकोट हमने खुद तस्लीम कर लिया था शुरू में कि हमारे लोग हैं, बिल्कुल ये तो हमने मान के
माना हुआ है ये ज़हीम कादरी नहीं साहब। सर, इस तरह नहीं है ना, इस तरह नहीं है। अब मेरा इन्होंने चौधरी साहब की तकरीर में फरमाया- इन्होंने फरमाया कि जो फोर्सेस बन रही हैं, देखें ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरी दुनिया में फैशन वोग है। ये डॉल्फिन को जो हमने बनाया, कॉन्सेप्ट दिया, सीटीडी बनाया, सीटीडी की अगर आप कार्रवाइयाँ देख लें, 250 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं अभी तक। क्या फायदा होता है? क्या फायदा हुआ? नहीं, फिर उन माओ को, उन 72 लोगों को, 72 खानदानों को बताइए कि वो काम कर रहे हैं जो इस जिन के घर से खत्म हो रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट, आप देखिए एक मिनट, आप तरक्की और तुर्की और बेल्जियम से ज्यादा तरक्की याफ्ता है। आपको होना चाहिए। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। तो कर देना था पिछले 5 वर्ष में। साल से आप पिछले 5 वर्ष में हमें आप तो थे ही नहीं। तो आप लोग जो है 29 यार, साल कोई से क्या तो sense है, पंजाब और पाकिस्तान के साथ आपकी जिम्मेदारी आप नहीं 5 साल आपकी हुकूमत थी, आपकी जिम्मेदारी नहीं 5 साल आपकी हुकूमत थी फेडरल गवर्नमेंट में। प्लान ही बनाया, क्या हुआ? 22 साल से पंजाब पे और पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर रहे हैं आपने। वो आर्मी को चाहता है। इस पार्क की दीवारें आपने ऊंची नहीं की, आपने बड़े MNS को और MPS को फंड दे आपके वालिद वजीर आला ने 5 साल वो करते थे। इनका भी है क्योंकि पाक से बहुत पुराना है ना भट्टू साहब ये। तो बात से क्या तो बात है? आप लोगों ने अपने दौर पढ़े लिखे आदमी है, नहीं, वो महसूस होता है कि सारी हुकूमतों ने कुछ नहीं किया। ओके, छोटे छोटे सवाल करता हूँ। आप ये तस्लीम करती हैं कि इन पार्क की दीवारें बहुत टूटी हुई हैं, छोटी हैं और यहाँ से कोई शख्स भी जम करके अंदर आ सकते हैं, तस्लीम करती है नहीं करते? देखिए, इसमें तस्लीम करने में कोई दूसरी राय नहीं। दूसरा। ये हुकूमतें जो है दूसरा। दूसरा। अच्छा, अगर वो यहाँ के अंदर आया तो फिर हमारा सिस्टम दहशत गर्द को रोक नहीं सका। अभी फुटबॉल चौधरी साहब, वो शख्स यहाँ से अंदर आया है तो फिर दूसरा सवाल ये है कि हम उसको रोक नहीं सके। हमारा सिस्टम जो है उसको रोक नहीं यही सका। पता कर रहे हैं, और अगर नहीं रोक सके, जो नहीं रोक सका उसको सजा देंगे। किसको सजा दें? जो पकड़ा जाए जिसने नहीं रोका। अब देखिए सर, जो छोटा सा इन्वेस्टिगेशन हुकूमत होना चाहिए। आप हमेशा मुतालबा करते हैं कि कायम अली शाह साहब मुस्ताफी हो नहीं, हमने जाए, कभी वहाँ से कहते हैं परवेज कभी नहीं मुस्ताफी हो कहा, जाए। कभी नहीं कहा। चीफ मिनिस्टर साहब से कहना है कि इतनी बड़ी लाशें गिरती हैं पंजाब की हिस्ट्री में, सबसे बड़ा वाक़या है जिसमें 30 के करीब बच्चे शहीद हो गए, तो चीफ मिनिस्टर साहब से कैसे इस्तीफा दे रहे हैं? APS में आपने कहा था परवेज खट्टर को आपके लोग कहते भी हैं। ओ भाई, आप अपने मिनिस्टर को अपने मिनिस्ट्री में ब्लड का बताया, खबर चली कि CM साहब ने अपना ब्लड दिया, जो कि वो ब्लड दे ही नहीं सकते, वो तो खुद ब्लड चेंज करवाने इंग्लैंड जाते हैं। बदतमीजी कर रही है, प्लीज डोंट डू दिस। वो सेहतमंद आदमी हो गए मैं, तो गॉड सेक, ठीक नहीं है। गॉड सेंस। ये बात कितने लोग अब गुफ्तगू कर रही हैं आप, कितनी छोटी बात कर रही हैं आप। कोई छोटी बात नहीं है। सेशन आप अपना ये है इनका आपकी प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी बेड्स है, आपकी प्रायोरिटी इमरजेंसी। 166 अरब रुपए लगा रहे हैं भाई, का हाल देखिए, 166 अरब रुपए है बजट तो है का। मेडिसिन नहीं मिल रही है उनको, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। KPK भी मिल रही है। हाँ, KPK में तो मिल रही है, इंशाल्लाह मिलेंगी भी। एक सवाल वो तो अच्छा है ना, पढ़ाई तो कर रहे हैं। इनका कहना है कि इमरान खान साहब सेहतमंद है, वो खून दे, वो क्यों नहीं खून दे रहे? वो ही बीमार है, वो देंगे, वो जहनी मरीज है, इसलिए नहीं देंगे। यहाँ तो हमने खून दिया। जी ठीक, आप साहब आपसे ये फरमाइए कि आपकी हुकूमत होती तो आप इस शहर के लोगों को कैसे प्रोटेक्शन देते? जी, गुजारिश है चौधरी साहब के जितना अफसोसनाक हादसा है, इस किस्म की डिस्कशन उतनी ही अफसोसनाक है। मैं पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं करता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने हर चीज़ का इंतजाम किया हुआ है, मैकेनिज्म है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, सब कुछ है। मैं तस्लीम करके आगे पूछना चाहता हूँ कि जब तक आपका दुश्मन आइडेंटिफाई ना हो, आप उसके खिलाफ जंग नहीं लड़ सकते। तो मेरे बहुत ही प्यारे भाई ज़हीम कादरी और मेरी अजीज बहन, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर ये आज इस आपके प्रोग्राम में आइडेंटिफाई कर दे कि दुश्मन है कौन। दुश्मन कौन है? ये आइडेंटिफाई कर देंगे, कौन उस पर मुत्तफिक हो जाएगी, लड़ लेगी, कौन खुद लड़ लेगी। बताइए, आइडेंटिफाई कर दे दुश्मन को। अपना दुश्मन समझते हैं आप? अब देखें, हर वो और वो नहीं, हर वो शख्स नाम ले ले, नाम ले ले। अब तो विमेन प्रोटेक्शन बिल आ गया है, औरत मर्द का नाम ले सकती है, ले लेना। तालिबान, रॉ, इंडिया, अपना जितने भी लोग जो माइंड सेट जो कि करते हैं, मैं नाम ले सकता हूँ साहब। आपको किसने कहा कि आपका ये शागिर्द नाम नहीं ले सकता? ले लिया, सबका लिया। इसमें मेरी तरफ से CIA का ऐड कर ले। नहीं, ये मेरे पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं। CIA के मेरे पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। मेरे पास तालिबान के शवाहिद मौजूद है, मजलिस इरान के शवाहिद मौजूद है, और रो के शवाहिद मौजूद है। NGOs रुकिएगा, अकेले शवाहिद मौजूद है, NGOs के शवाहिद मौजूद नहीं है। ऐसी पार्टीज भी शामिल है पाकिस्तान में जो ये कहती जमात इस्लामी शामिल है इसमें। एक छोटे ब्रेक होगा वापस।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद फर्सत। एक हकीकत है कि हमें दुश्मन के बारे में मालूम नहीं है कि कौन है जो हमें कत्ल कर रहा है, और 35 साल से रियासत लड़ रही है, लेकिन उसको दुश्मन के बारे में अंदाजा नहीं है कि वो हमारी सफ़ों के अंदर है, वो सरहद के किस पार से आएगा, वो भारत की तरफ से आएगा, अफगानिस्तान की तरफ से आएगा, चाइना की तरफ से आएगा, या समंदरों की तरफ से आएगा। जब तक हम दुश्मन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, हम उस वक्त तक नहीं लड़ सकेंगे। उस्मा साहब, आपको पता है कि आपका दुश्मन कौन है? देखिए, बहुत सारे नाम की कागज साहब ने ले लिए। देखिए, हमें बिल्कुल दुश्मन पता है। मुझे नहीं समझ में आया कि आपने कैसे कह दिया हमें दुश्मन नहीं पता। अगर हमें दुश्मन पता नहीं है तो हम स्ट्राइक किसके ऊपर कर रहे हैं, हम जंग किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? मतलब हमें मालूम है कि हमारा दुश्मन कौन है, लेकिन वो दुश्मन जो मतलब सामने नहीं आ रहे, लेकिन वो एक माइंड सेट है जो इनको पैटर्नाइज करता है। माइंडसेट को बदलना तो आपकी जिम्मेदारी है। नमाज़े जनाजा पढ़ाते हैं, बिल्कुल उनके ऊपर भी मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी के पर्सन और एक आम माँ होने के ऐसे मैं समझती हूँ कि हमें क्रॉस द पार्टी और ये अब ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, या जालिम के साथ हो जाए या मजलूम के साथ हो जाए। ये कोई तरीका नहीं है। ऊपर से हम बहुत खिलाफ हैं, लेकिन फिर जब ऐसी खबरें आती हैं, दहशतगर्द जो है वो कहाँ ठहरा था, उसने कहाँ पनाह ली थी, उसका नमाज़े जनाजा कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है? सॉरी, मतलब ये कौन पढ़ाता है? मुझे ये बताइए, उसामा बिन लादेन का जनाजा किस किसने नहीं पढ़ाया स्कूल में? नहीं पढ़ाया गया। वो तो ओबामा ने पढ़ाया है शायद। वो मतलब वो तो ओबामा ने पढ़ाया है। मेरी बहन ओबामा ने पढ़ाया। शहीद समझता है, जो अकीमुल्लाह महसूद को शहीद समझता है। उसामा बिन लादेन का जनाजा जो है वो ओबामा ने पढ़ाया है शायद। मुझे तकलीफ है, बिकॉज मेरे बच्चों को जो मार रहे हैं उनकी हम नमाज़े जनाजा पढ़ाएंगे, मुझे तकलीफ है। मुझे ये इस तरह से ये नहीं चल सकता। आप देखिए, इस तरह नहीं होगा। जो हमारे मुल्क के अंदर बम चला रहे हैं, जो अपने एजेंट भेज रहे हैं, जो हिंदुस्तान हमारा वजूद का दुश्मन है, आप उसको चूड़ियां चादरें बेचते हो। हमें भी तकलीफ है, आप उसको चूड़ियां बेचते हो। हमारे कश्मीरी बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, आप उसको चादरें बेचते हो, आप उसको खाने खिलाते हो। 45 खाने खिलाते हो, 45 खाने खिलाते हो। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो को मुजरिम कहा हुआ है, आप उसको शहीद कहती हो। आप मुझे शहीद कहती हो, बताओ ना। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप बात, सुप्रीम कोर्ट की भी तो ही है। देखिए ना, आप उसामा बिन लादेन और भुट्टो को फिर अखबार रखिए, उससे बहस कर। हाँ, बिल्कुल। उसामा बिन लादेन जो है, उसामा बिन लादेन को किसी अदालत ने सजा नहीं दी, भुट्टो को सजा दी है। मंसूरा के अंदर डॉक्टर उस्मान ने पनाह नहीं ली। मंसूरा में इसको छोड़ो, मैं जो सवाल बुनियादी तौर पर किया उसको करो। उसामा बिन लादेन को उसामा बिन लादेन को किसी दुनिया की किसी अदालत ने सजा नहीं दी, भुट्टो को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है। आप सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की मुर्तकिब हो रही है, उसको शहीद कहकर। तो छोड़े, आप तो खुदा ताला की तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं। आप ऐसे दहशतगर्द को शहीद कहते हैं जिसके ऊपर हम रो रहे हैं, मतलब सवाल कर रहे हैं। आपके मुकद्दर में रो रहे हैं, आपके मुकद्दर में रो रहे हैं। जब आप पीपल पार्टी में थी फिर रो रही थी, मुस्लिम लीग में आई है फिर रो रही है। आपके मुकद्दर में रो रहे हैं, रोने का होती हो। मैं समझती हूँ अब जरूरी इस बात का है, आप यहाँ हमने सोचना है कि अब हमने अपने लोगों को, अपने बच्चों को उनकी हिफाजत कैसी करनी है। तो बात ये है कि आपको ये जो कॉस्मेटिक सिक्योरिटी मेजर्स हैं इसको खत्म करके जो असल हकायक है उसकी तरफ जाना चाहिए। और दुश्मन आपका कौन है? दुश्मन आपका वाज़ेह इंडिया है, जो आपका कर्जल पकड़ा के उसने सारी बात तस्लीम कर ली है। आप फिर हट के कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रहे, आप फिर हट के नहीं, आपका ख्याल ये है कि पाकिस्तान को इंडिया पे हमला कर रहे हैं? पाकिस्तान को जो है वो अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया के मामले में इतने अपोलोजेटिक हो जाते हैं, वहाँ पे आप अपनी टीम भी भिजवा देते हैं और साथ उनका जासूस भी गिरफ्तार होता है पाकिस्तान। हमने इसलिए भिजवाई कि हम चाहते हैं कि उस मामले को जो झूठा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा उसके शवाहिद के साथ जवाब दें। अब वो जमाना चलेगा चौधरी साहब कि आए हुई इवन इल्जाम के जवाब में इल्जाम, अब ये नहीं होगा। बहरहाल हम दो मुल्क हैं, हम हमसायों की तरह रहते हैं। और जो भट्टू साहब फरमा रहे हैं पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं है, ये इनकी अपनी सोच है। लाहौर के लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ये बात अपनी आई डोंट एग्री। मैं 1.5 साल से तमाम अवेलेबल रिसोर्स प्रायोरिटाइज करके ये काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे केसेस पकड़े हैं, मैंने सैकड़ों लोग गिरफ्तार किए। इस तरह के लफ्ज़ महज़ब तरीन मुआशरों में, टर्की में, बेल्जियम में, विलायत और अमेरिका में भी हो जाते हैं। ये एक मुख्तलिफ लेकिन सर हम 15 साल से दहशतगर्दी
25 साल से लड़ रहा हमें है, एक्सपर्ट होना चाहिए था। तुर्की 35 साल से लड़ रहा है चर्चो साहब, 35 ईयर्स से लड़ रहा है टर्की ये जंग। हम तो 15 साल से लड़ रहे हैं, वो 35 साल से लड़ रहे हैं। मैं ये आपका आर्गुमेंट मानता हूं, मैं तो आप कैसे नहीं, आप सही कह रहे हैं। मेरा ये आर्गुमेंट नहीं। 15 साल में या 35 साल में देख लीजिए, वहाँ कितने हादसे हुए, वहाँ पे आवाज हुई, यहाँ पे सर एक एक टर्की का मुआवजा करना साथ में, टर्की का मुआवजा करना 1.5 साल बाद हुआ ना पंजाब में, आफ्टर 1.5 ईयर, 1.5 साल कुछ नहीं हुआ। कोई मेहनत कर रहा था तो नहीं हुआ ना चाहिए साहब, लोग पकड़े जाते थे, 250 लोग पकड़े हैं हमने, अभी कल पकड़े हैं। तो टर्की इन्होंने मेरे एक सेकंड खत्म कर देते, इन्होंने मेडिकल की हेल्थ की बात की। खत्म हो जाए तो मैं बात 2007 में जब हमने टेक ओवर किया 8 में, तो हेल्थ का बजट 17 अरब था, आज वो बजट अल्लाह के बल से 166 अरब है। एजुकेशन की बात कर रहे हैं 37% ऑफ द टोटल बजट। काजी साहब तो सर मैं एकदम नहीं कर सकता ना, मुझे टाइम चाहिए। इस हुकूमत की भी बात करें, वो कहती है कि मुझे हमने बहुत कुछ कर दिया। खरबों रुपए की रिक्वायरमेंट है, एक वाकया हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास जवाब नहीं अरबों खरबों रुपए की रिक्वायरमेंट है। पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि उसको लेके किस तरह आगे चलना है। नेशनल एक्शन प्लान में कभी किसी ने इंट्रोड्यूस कराया, कोई लेके आया सिलेबस, मैं 4 किताबें आपके प्रोग्राम में दिखाई। यही कमाल, बस इसी कमाल को आप क्या करूँ फिर मैं, जैसे गोली मार दूं पूरी दुनिया को। मरे हुए यहाँ पे, वो देखे वो खून के धब्बे देखे पीछे। 18 कॉम्बिंग ऑपरेशन इस हल्के में हुए हैं। चौधरी साहब, टर्की ने तैयब उर्दगान की जब हुकूमत आई है, उसने इतना जबरदस्त काम किया कि उसको 12 साल हो गए, 3 उसके टेन्योर हो गया, लेकिन लोगों ने उस पर एतमाद किया। उसने 21 जनरल 1 स्ट्रोक ऑफ पेन उसने फारिग की। ये उसकी परफॉर्मेंस है। और 1-2 बम धमाके हो गए तो कोई जरदारी साहब से करवा देना था, 22 साल से मुशर्रफ को ही पकड़ लेना था जो कातिल था आपका, आपके मुताबिक बेनजीर भुट्टो का, उसको तो आपने सलूट मार के भेज दिया यार। 22 साल से जो है आपने भेजा है, आपने भेजा है, इन्होंने तो भेजा है, आप तो आपने 4 बार भेजा था, आपने 4 बार भेजा था। आपको तो माजी भूल जाते हैं, डिबेट नहीं करनी चाहिए। चॉइस ऑफ क्यों नहीं करनी चाहिए? चौधरी साहब ने साहब के मामला है। आप देखिए पर्सनलाइज फॉरेन पॉलिसी आप चला रहे हैं, जाती फॉरेन कोई जाती फॉरेन पॉलिसी मिनिस्टर आपने आज तक नहीं बनाया। फॉरेन वो लोग कॉम्पिटेंट लोग पंजाब में फातमी और पंजाब में आप मुझे काबिल दाखिला नहीं है, इंडिया सर पंजाब में वजीर दाखिला नहीं है, बाकी सभी वजारतें वजीर आला साहब को दे दें। एक ही अगर एक सार्जन काफी है सूबे के लिए, सारे हवाले कर रहे हैं। ये देखिए ये बात है सर, ये कैसा ग्रुप है जिसमें ना वजीर दाखिला है और ना ही दाखिला की पॉलिसी है पंजाब के लिए। वो शहीद हो गया, शहीद दे देंगे। 4 माह की बात है, 3 माह की है, कोई 500 साल तो नहीं हो जाएगा, बड़ी जल्दी आपको नहीं हो जाएगा। लेकिन अभी हालात इतने सेंसिटिव है, सीएम वांट्स टू कीप एन आई ऑन एवरीथिंग हिमसेल्फ। लेकिन काजी साहब सवाल ये है कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब इतने कॉम्पिटेंट है तो सारे वजारतें खत्म कर दें, सारे वजीरों मैं ये समझता ले लें, हूं कि होम एक ही मिनिस्ट्री- कॉम्पिटेंट आदमी को दे दें सर, वो सारा वो बल्कि पूरा पाकिस्तान के उनके हवाले कर दें। देखिए शुजा खानजादा शहीद के जाने के बाद इस वजारत की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो आपके पास कोई ऐसा अहम वजीर कोई नहीं है? वो चाहते हैं कि इस चीज को वो खुद मॉनिटर करे और चाहते हैं कि इस चीज को खुद मंत्री अंजाम तक जो है वो मॉनिटर करे। भाई कहाँ से मॉनिटर करेंगे वो? लॉ एंड ऑर्डर कमेटी में हूँ, राना सनाउल्लाह है, राना मकबूल है, माशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब खुद हैं, तमाम लोग रोज बैठते हैं। मेरा मशवरा है ना, आपको सारी वजारतें खत्म कर दें। नहीं सारी एक आदमी सारी वजारत एक आदमी के हवाले 20 कुर्सियां कर दें, कभी वो कुर्सी पे बैठे, कभी इसमें बैठे, कभी इसमें बैठे, वो चला लेंगे। वजारतों की इंपॉर्टेंस में और इसमें ये पॉसिबल नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी 20,000 को चला सके। होम को चला सकते हैं, वो चला रहे हैं, बहुत अच्छा तो चला उनको वजीर दाखिला बना देना, इसको आप चीफ मिनिस्टर आप बन जाए, हाँ वजीर आला बन जाए। पंजाब पुलिस जो है इस टाइम आपका एक आम विंग बन के रह चुका है, इसको डिपोलिटिसाइज कीजिए और एक अदारों को मजबूत कीजिए, खुद मुख्तार कीजिए। आपकी जो एजेंसीज है इतनी इनको फाल बनाइए ताकि हकीकी मायनों में कुछ आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा कि आप ये समझते आखिरी वाकया था पंजाब में, अब ये संभल जाएंगे, मामलात को ठीक कर लेंगे और आइंदा कोई बच्चा नहीं मरेगा इस शहर में, कोई माँ नहीं मरेगी, कोई वालिद नहीं फौत होगा इस बम ब्लास्ट में? देखिए ये मेरी ख्वाहिश है लेकिन मेरी राय नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारी एजेंसियों की कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है और हुकूमत जो है वो इस कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर संजीदा नहीं है। और बहुत से मंसूबे जिनकी मैं मंसूबों की मुखालफत नहीं करता, मेट्रो की हो या ऑरेंज ट्रेन की हो, प्रायोरिटी क्या है?
प्रायोरिटी लोगों को सफ़र की सहूलतें फराहम करना है या इलाज की सहूलतें फराहम करना है? इलाज की सहूलतें फराहम करना है या जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की सहूलतें फराहम ऑफिसर करना वो है? मोरी हमारा पैसा नहीं है ना। नहीं, अब हमारी देखिए, प्रायोरिटी है ही नहीं ना, वो तो इन्वेस्टर की प्रायोरिटी है ना। आपकी पार्टी ये पॉलिसी पुलिस भी इन्वेस्टर के हवाले कर हाँ, ये दे दे सिक्योरिटी इन्वेस्टर को, चाइना को दे दे, चाइना को सिक्योरिटी इन्वेस्टर को। अजीब बात कर रहे हैं अगर सब कुछ इन इन्वेस्टर लोगों को, इन शहरों को, इन मुल्कों इन्वेस्टमेंट क्या होती को है? इन्वेस्टर्स ने चलाना है तो सारी चीजों के हवाले करना है। हॉस्पिटल भी दे देते हैं, अस्पताल भी आप इन्वेस्टर्स के हवाले करना है। सब पार्लियामेंट की निजकारी होनी चाहिए। पार्लियामेंट भी इन्वेस्टर के हवाले करना है। ये मजाक कर रहे हैं नहीं, मजाक नहीं क्या है। है फिर? नहीं, अब आप कह रहे हैं ना कि बाहर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो सारी चीजें इन्वेस्टर्स के हवाले करना है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया ख्वाजा साहब। बहरहाल एक चीज माननी पड़ेगी कि ये हमारी नाहली है कि हम इन बच्चों को नहीं बचा सके, और हुकूमत को अगर माजी की तरफ नहीं जाते लेकिन मुस्तकबिल के बारे में कोई पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। बराए करम अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान के और ये सोच के कि आपने भी इस दुनिया से रुखसत होना है, मुस्तकबिल के लिए कोई ना कोई पॉलिसी जरूर बना लीजिए। आप माजी की गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है, हाल की भी शायद आप नहीं दे सकते, लेकिन मुस्तकबिल की गारंटी बहरहाल कौम को आपसे चाहिए। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना करके सिंह मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।